नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश विवेटा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ चंबा। आज हम ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो चंबा के लोगों की सेहत का पूरा ख्याल रखते हैं और सबसे बड़ी बात है कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और चंबा से ताल्लुक़ रखते हैं। आईजीएमसी शिमला में हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, काफ़ी सालों से वहां पर कार्यरत हैं और 8 सालों से लगातार चंबा पहुंचकर चंबा ज़िले की जो जनता है उनके हार्ट की जांच करते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई डॉक्टर लगातार 8 साल चंबा में पहुंचता है और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्वार्थ के जांच करता है। और वो फिक्र भी करते हैं कि कहीं जो चंबा का मूल निवासी है इस बीमारी से ज़्यादा ग्रस्त हो रहा है, और ये टेंशन भी करते हैं कि वाकई ऐसा पहले नहीं था, हो क्या रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब से ये यहाँ पहुँच रहे हैं, और पहले तो शुरुआत में ऐसा लगा कि नॉर्मली पेशेंट आएंगे, लेकिन जब इन्होंने जांच शुरू की तो ज़्यादा पेशेंट आए और लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं। दिक्कत ये है और इनको ये टेंशन है कि जिस तरह से ये पेशेंट बढ़ रहे हैं, खान पान का सही तरीका नहीं है, इसी की वजह से ये दिक्कत हो रही है। मैं ये इंट्रो लंबी इसलिए खींच रहा हूँ ताकि जो इस इंटरव्यू को देखेंगे वो तसल्ली से बैठ करके ज़रूर देखें, क्योंकि हर परिवार में कोई ना कोई इस बीमारी से ग्रस्त है, लेकिन उनको मालूम तब लगता है पता जब वो डॉक्टर के पास पहुँचते हैं और जब वो डॉक्टरी सलाह लेकर दवाइयाँ खाना शुरू करते हैं। जबकि दिक्कत ये है कि खान पान में शुरुआत में ही अगर देखभाल रहेगी तो इस तरह की बीमारी नहीं लगेगी। और बड़ी बात तो ये है कि जो डॉक्टर साहब हैं ये कहते हैं कि खान पान, सैर का तरीका और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, अगर सैर का तरीका अपनाया जाए या फिर जैसा डॉक्टर कहते हैं अगर परामर्श लिया जाता रहे तो दवाई खाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। लंबी इंट्रो नहीं खींचूंगा, सीधे बात करूंगा। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। एंड मेरे को बड़ी खुशी हुई कि आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मुझे इसमें बात करने के लिए बुलाया। थैंक यू वेरी मच। मूलतः चंबा डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, नाम डॉक्टर राजीव मरवाह है। मैं सही बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब? बिल्कुल, मैं सुराड़ा मोहल्ले में मेरा घर है और मैं चंबा से हूँ। मेरी रूट्स चंबा से हैं और मेरी इमोशंस और रूट्स दोनों एक साथ चंबा से अटैच्ड हैं। मैं पला बड़ा शिमला में हूँ, लेकिन हाँ, मेरी चंबा से बिल्कुल अटैचमेंट है और इसलिए चंबा मुझे खींच ले आता है हर साल। चंबा मिलेनियम पीपल्स सोसाइटी लगातार 8 साल से कैंप आयोजित कर रही है और उसी के माध्यम से आप चंबा पहुंचते हैं और हर साल पेशेंट चेक करते हैं। दिक्कत सबसे बड़ी सेहत को जुड़ी क्या हो रही है? जो आपने अपनी बड़ी अच्छी इंट्रोडक्शन दी है। एक्चुअली मेरे काम बड़ा आसान किया आपने ये बताकर कि मैं, एक तो पहली बात है कि हाँ लगातार 8 साल से आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब हम 8 साल से लगातार आएंगे तो आप एक टाइम ट्रेंड्स देख सकते हैं। आप थोड़े से समय के बाद आप ये बताने में सक्षम होते हैं कि हाँ आपने पहले साल और 8वें साल में क्या डिफरेंस देखा। तो जो डिफरेंस है, जो एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, वो ये है कि आपने जैसे इंट्रोडक्शन में भी बताया कि जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स, उनकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है। सेकेंडली वो यंगर हुए हैं, मतलब कि पहले आप देखिए, मतलब कि एक आधा पेशेंट ऐसा होएगा शायद स्टार्टिंग में, अगर 8 साल पहले कोई 30-40 साल की उम्र में कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आया था, वो एक तरीके से मेरे लिए तो खबर ही थी कि 30 साल में कैसे इसको हार्ट अटैक हो गया, 40 साल में कैसे हार्ट अटैक हो गया। इनफैक्ट मेरे को याद था कि एक व्यक्ति आया था 40 साल से, मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा देर लगाई थी उसके साथ कि भी 40 साल में कैसे आपका हार्ट अटैक हो गया। लेकिन अब तो कॉमन है। अब ये आप इम्पॉर्टेंट डिफरेंस पूछ रहे थे, नंबर से भी इंक्रीज़ हुआ है और एज बड़ी कम हो गई है, जिसमें आपके हार्ट अटैक जो पहले 50-60 साल की उम्र के कॉमन लोग थे, अब 30-40 साल के लोग हैं जिनको हार्ट अटैक, हार्ट की प्रॉब्लम्स हुई हुई हैं। सेकेंडली जो मेरे को थोड़ा सा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है कि चंबा में जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे हमारे जो हार्ट बीमारी के जो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़, मोटापा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये इन सब की मात्रा बढ़ी है। मतलब कि आपने वो उपजाऊ वो धरती तैयार कर दी है जिसमें से चलो सभी मतलब कि बोलने का मतलब है कि जैसे किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो 100 में से 100 को हार्ट की बीमारी नहीं होती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ को हार्ट की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मोटापे में ज़्यादा रहते हैं, डायबिटीज़ में ज़्यादा रहते हैं।
तो आपने वो एक तरीके से सिस्टम क्रिएट कर दिया है जिसमें ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा लोग इन सब रिस्क के कारण सफ़र कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आपकी अगली जो उपज है हार्ट की बीमारियों की वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। आपने तैयारी कर ली है। मतलब आपने बहुत बड़ी बात कही है कि जिस तरह से बीमारियां पनप रही है, पहले बड़ी एज में होती थी, उम्र बड़ी होती थी, लेकिन अब छोटी एज में ये बीमारी लग रही है। और इसकी दिक्कत ये है कि अगर एक व्यक्ति को परिवार में लगती है तो वो वंशिक रोग बन जाएगा। नहीं, आप इसको अंडरस्टैंड करिए कि देखिए ओल्ड एज की प्रॉब्लम है ना, तो वो एक तरीके से एक नॉन प्रोडक्ट, मतलब कि चलो ऐसी वर्डिंग्स नहीं होती, लेकिन एक सोशियो इकोनॉमिक अगर आपने डिस्कशन करनी हो तो वो एक नॉन प्रोडक्टिव व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर होता है, रिटायर्ड हो चुका होता है। लेकिन 30 साल और 60 साल के बीच का जो व्यक्ति होता है वो अपने बच्चों को भी पाल रहा होता है और अपने माता पिता को भी पाल रहा होता है। तो एक तरीके से प्रोडक्टिव आदमी मानते हैं इसको हम। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं कि इंडिया यंग पॉपुलेशन है, काम करने वाली पॉपुलेशन है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी जो पॉपुलेशन यंग है, काम करने वाली है। लेकिन अगर वो ही बीमार होएगी तो वो प्रोडक्टिव नहीं रहेगी। वो मतलब कि वो जो व्यक्ति जो 40 साल का जिसको हार्ट अटैक होकर या तो वो घर में बैठ गया है या वो काम नहीं कर पा रहा है या उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट उसके माता पिता, उसकी फैमिली और बच्चे हैं वो सफ़र कर रहे हैं। आप अंडरस्टैंड करिए कि एक 60 साल 65 साल के व्यक्ति को हार्ट की बीमारी और एक 45 साल के व्यक्ति को हार्ट की बीमारी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसकी आउटकम में नहीं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अच्छा सर, चूँकि आप चंबा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपने कभी सोचा था कि इस तरह से बीमारी घर कर जाएगी, दिल की बीमारी? नहीं, मेरे को लगता था कि चंबा में ये माउंटेनस एरिया है और लोग बड़े सिंपल हैं और फर्स्ट इम्प्रेशन ये अभी भी शायद यही इम्प्रेशन है कि लोगों का खाना पीना बड़ा सादा होएगा। और मेरे को इतना पता था कि जो ऑब्वियसली जो आपकी हमारी धाम है वो तो काफ़ी हैवी होती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा लेवल पे ये अब आपका ये कल्चर इतना ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा कि आप इसके कारण सफ़र ही करने लग जाएंगे। मुझे लगता था कि यहाँ माउंटेनस एरिया है, सभी को चढ़ाई उतराई चलने पड़ती है। आप डोगरा बाज़ार की चढ़ाई चढ़ लो तो आपकी एक अच्छी आप चौगान से ये कॉलेज तक आ जाओ तो आपकी एक तरीके से पूरे दिन की एक्सरसाइज हो ही गई। लेकिन खैर वो अब डिफरेंट बात है कि कोई एक्सरसाइज करता ही नहीं, सारे स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स पे ही ट्रैवल करते हैं। अदरवाइज़ मेरे को नहीं था आइडिया कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी चंबा में। ये आपकी बिल्कुल ठीक, आपने आई थिंक आपने यू हिट द हेड ऑफ द नेल। मेरे को नहीं आइडिया था। अच्छा, ऑयली खाना ज़्यादा बनता है घरों में, यही वजह तो नहीं कि ऑयली एंड मीठा दोनों, ऑयली एंड मीठा। आप देखिए कि चंबा की जो बेसिक डाइट है और वो बहुत ही ऑयली और एक्चुअली मीठी भी है। हम चावल को मीठा करके खाते हैं। मतलब ऑयली और मीठा खाना जो है अब जहर बन रहा है। एक्चुअली हमारे जो 2 जनरेशन ऊपर कर लीजिए, आपके 2 जनरेशन ऊपर कर लीजिए, मेरे 2 जनरेशन ऊपर कर लीजिए, उन्होंने ये गलती जो थी कि खाया भी होएगा लेकिन ये गलती नहीं की कि काम करना बंद किया। हमारी गलती होगी कि हमने खाना तो उनसे डबल कर दिया लेकिन काम उनसे 1/4 कर दिया है। जैसे अब आप अपने 2 जनरेशन ऊपर के बारे में सोचो, वो कितना हार्ड वर्क करते होंगे। कोई मशीन नहीं थी उस टाइम, कोई वॉशिंग मशीन नहीं थी, कोई झाड़ू मारने वाला व्यक्ति नहीं था, खुद सब कुछ करना पड़ता था। आपको खेतों में जाना पड़ता था, आपने चुगान से चीज़ लाने पड़ती थी। कौन सा स्कूटर, मेरे को लगता नहीं चंबा में एक स्कूटर भी होना। अब आप देख लीजिए कौन जाता होएगा और कौन खाने में। हमारे उस टाइम इतनी सोशल इवेंट्स ही नहीं होते होंगे। ठीक है, आपके 1 ईयर में मैक्सिमम मेरे को लगता है कि एक व्यक्ति औसतन 6 या 7 धामें खाता होएगा। मेरे को लगता है कि सीज़न में आजकल महीने में इतनी ज़्यादा धामें हो जाती होंगी, है ना। मतलब मुझे लगता है कि धाम खाना छोड़नी चाहिए या फिर ऐसा उसका तरीका बदलना चाहिए। देखो आप चंबा के हैं, क्योंकि आपको चंबा का हाँ। लगता भी नेचुरल मैं चंबा का हूँ और मैं नहीं चाहता कि हमारे चंबा के लोग ज़्यादा बीमार पड़ें। देखिए बड़ा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि अगर आप किसी आप अपने ही किसी कोलीग से बात करें, अपने किसी फ्रेंड से बात करें जो कि एक स्ट्रिक्ट चंबयाल है, सपोजिंग आप उसको ये बोलेंगे, ये सुझाव दें कि यार धाम में बंद होनी चाहिए, तो वो एक्चुअली बोलेगा कि कल्चर है हमारा कि हम तो धाम खाते ही हैं और एकदम कैसे आप बंद कर सकते हैं।
लेकिन मेरा मानना है कि कल्चर क्या था, कल्चर बेसिक कल्चर ये था कि ऊंच नीच अमीर गरीब सारे के सारे व्यक्ति नीचे बैठकर एक साथ जो खाना बनेगा उसको खाएंगे, जिसको धाम बोलते थे। अब हमने इसमें अपनी कन्वीनियंस से ये मॉडिफिकेशन लाई है कि कोई आदमी नीचे नहीं बैठ सकता, वो ऊपर बैठ जाएगा, है ना। ये आप ऊंच नीच आपने तो फिर वो जो आपका बेसिक कंसेप्ट है धाम का वो ख़त्म ही कर दिया कि सारे एक साथ बैठ कर खाएंगे। कहाँ बैठते हैं सारे एक साथ? जो नहीं बैठ सकता नीचे वो ऊपर बैठ जाएगा, जो बहुत ज़्यादा रिच है वो ही विल ऐड, वो 2 आइटम और ऐड कर देगा, है ना। जो ज़्यादा ही जिसमें ज़्यादा मनी होएगी वो ही विल ऐड मोर ऑयल, ही विल ऐड मोर घी, वो ज़्यादा शुगर डालेगा, क्वांटिटी ज़्यादा देगा। तो हमने वो जो एक्चुअली धाम का जो कंसेप्ट है कि भाई सोशल इक्वालिटी का, कि हमने देखना ही नहीं है कि ऊपर नीचे ऊंच नीच कौन है, उसको तो हमने ख़त्म नहीं कर दिया एक तरह से। आप सोचिए इसके बारे में। आई मे बी रॉन्ग, मेरी गलती हो सकती है। हमने जो धाम का कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, दिखावे के चक्कर में अपने लोगों की सेहत बिगाड़ने का काम हो रहा है एक्चुअली मेरे को। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल जैसी स्टेटमेंट होएगी। आई थिंक कि जो बुद्धिजीवी हैं, जो यहाँ के समझदार लोग हैं, एल्डर, मुझे लगता है कि ये कंट्रोवर्शियल नहीं। अगर अपनी सेहत का बचाव करना है तो डॉक्टर साहब की माननी पड़ेगी, क्योंकि ये आपके दुश्मन नहीं हैं, चंबा से हैं और चंबा की मूल भावना रखते हुए यही चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, और तभी तो चुकान घूम पाएंगे आप, तभी तो आप जो कल्चर है उस एक्टिविटी में समाहित हो पाएंगे। अन्यथा आप बीमार पड़ते जाएंगे और डॉक्टर साहब क्या कर सकते हैं? सिर्फ आपको मशवरा दे सकते हैं, दवाई दे सकते हैं, लेकिन सेहत का बचाव तो आपको खुद करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताओ कि लक्षण क्या है? मुझे लगता है कि लोगों को अभी कन्फ्यूजन रहती है कि एक बाजू में दर्द हो रहा है कि लेफ़्ट साइड या राइट साइड, या फिर मुझे बड़ा पसीना आ रहा है कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है। लोग तरह तरह के। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन का आंसर होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक और पॉइंट है जो आपने चंबा के बारे में शायद आप पूछने वाले थे या आप पूछेंगे, वो है कि हम मिसलीड काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी करते हैं। हाँ, गुमराह वो मुझे लगता है कि बारी बारी से करना, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे हो तो, ताकि लोगों को पता तो चले कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। अच्छा, मैं इसको ना एक थोड़ा सा लंबा बोलूँगा, लेकिन मैं एक्चुअली अपना पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ ताकि ये समझ आ जाए। जैसे एक गाड़ी है, उसका ड्राइवर भी ख़राब है, उसका स्टीयरिंग भी ख़राब है, उसकी ब्रेकें भी ख़राब हैं, सड़क भी ख़राब है, तो उस गाड़ी में एक्सीडेंट होने के चांसेस बड़े हैं। ठीक है। जो डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, और आपकी डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, और आपका मोटापा है, ये सारे ब्रेक, ड्राइवर, सड़क और इंजन की तरह रिस्क फैक्टर्स हैं। जो एक्चुअल एक्सीडेंट है वो हार्ट की बीमारी है। तो हार्ट की बीमारी होने से पहले ये सारे रिस्क फैक्टर्स पनपते हैं। आपको मोटापा होता है, डायबिटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर होता है, कोई स्मोकिंग करता है, और उसमें इस तरह से आपकी हार्ट की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सभी को नहीं होते, सभी गाड़ियाँ जिसमें सब कुछ ख़राब हो ज़रूरी नहीं है कि उसमें एक्सीडेंट हो, लेकिन आपके चांसेस बहुत ज़्यादा अधिक हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इनके एक्चुअली में कोई लक्षण नहीं होते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा होगा तो उसका कोई लक्षण नहीं होता है। आपके डायबिटीज़ अगर बढ़ा हो तो उसकी कोई शुगर बढ़ी हो तो यूजली कोई लक्षण नहीं होता है, शायद पेशाब वगैरह ज़्यादा करने के। आपका ब्लड प्रेशर हो तो यूजली एक साइलेंट ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर ही होता है। तो ये जो सारी चीज़ें रिस्क फैक्टर्स हैं, जब ये आपके शरीर में बड़े टाइम से रहे तब आपको हार्ट की बीमारी होती है, जिसका मुख्य लक्षण होता है छाती में दर्द, जो कि चलने से आता है और बैठने से आराम मिलता है। चल रहे हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं, डोगरा बाज़ार की चढ़ाई चढ़ते हुए अगर आपको दर्द हो रही है तो ये हार्ट की दर्द होने के चांसेस काफ़ी हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी दर्दें हार्ट की निकलें, बहुत ज़्यादा दर्दें हार्ट की नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, अगर चढ़ाई चढ़ते हुए अगर आपको सीने में दर्द या सांस फूलता है तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। वो डॉक्टर को डिसाइड करने देना चाहिए कि दर्द है या नहीं। लेकिन आपका जो दूसरा पॉइंट है कि कई बार कोई बाजू में चुनचुनाहट होती है, यहाँ दर्द होती है, वहाँ दर्द होती है, ये हार्ट की दर्दें नहीं होती हैं। ये हार्ट की दर्द एक्सर्शनल होती है, चलने से आती है, यूजली बैठे बैठे दर्द नहीं होती है। जो हार्ट की दर्द की जो ड्यूरेशन होती है 5-10 मिनट से कम नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि 2 सेकंड के लिए कोई जहाँ सुई सी चुभी तो ये दर्द नहीं, वो दर्द हार्ट की नहीं होती है। चलने पर दर्द होगा, बैठ के आराम मिलेगा, तब और 5-10 मिनट तक रहेगा। अगर बैठे बैठे दर्द हो रहा है वो नॉर्मली बात ना, बैठे बैठे अगर बड़े लंबे टाइम तक दर्द हो जाए, पसीना आए, सांस फूले, तो वो एक्चुअल में हार्ट अटैक जो लास्ट चीज़ है उसके होने के चांसेस रहते हैं।
अगर बड़ी देर तक दर्द रहेगी बैठे बैठे भी, लेकिन पसीना आ गया। दर्द कहाँ, सीने में? सीने में जहाँ आपने हाथ रखा बिल्कुल वहीं पर अगर दर्द हो तो वो हार्ट की दर्द हो सकती है। मतलब कईयों की सर ये भी दिक्कत रहती है कि सफोकेशन हो रही है, हार्ट बीट बढ़ रही है और बेचैनी सी हो रही है। हाँ जी, ये यूजुअली हार्ट की बीमारी के लक्षण नहीं होते हैं। ये एक और बीमारी है जो कि बड़ा कॉमन है और ये आज के युग में ही हो रही है, वो है स्ट्रेस रिलेटेड एंजाइटी। उसके लक्षण ज़्यादा है, बेचैनी, धड़कन। ये हार्ट की बीमारी से ज़्यादा बेचैनी के लक्षण होते हैं। बेचैनी भी एक बीमारी होती है, ठीक है। हार्ट की बीमारी के यूजुअली लक्षण चलने, दौड़ने, भागने से आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताओ, आजकल बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं प्राइवेट खासकर, तो हल्की सी बताते हैं कि यहाँ पर आपको ये दिक्कत है, फिर आप वहाँ हमारे यहाँ चेक करवाओ, वहाँ पर हम दवाई देते रहेंगे। और हमने यूजुअली ये भी देखा जाता रहा है कि वो गलत दवाइयाँ खाते रहते हैं। फिर जब आप जैसे डॉक्टर के पास पहुँचेंगे तब लगता है कि पता नहीं, आप तो ठीक थे, आप ऐसे ही दवाइयाँ खाते रहें। अब सब पता है क्या, ये एक अगेन ये मैं कैसे, कई डॉक्टर्स ऑनेस्ट भी होते होंगे जो आते हैं और एक ऑनेस्टली चंबा के लिए आते होंगे। अब इसमें कहना कठिन है क्योंकि हाँ, हेल्थ केयर काफ़ी कमर्शलाइज्ड है। कुछ डॉक्टर्स इस तरह से भी आते हैं, दे लुक फॉर बिजनेस कि कोई यहाँ से क्योंकि ऑब्वियसली एक पेशेंट जिसकी एंजियोग्राफी करेंगे वो हॉस्पिटल के लिए कोई 1 लाख की अर्निंग है बेसिकली, क्योंकि आप उसका स्टे होएगा, स्टेंट्स डालेंगे, उसके नर्सिंग केयर होएगी, तो एक तरीके से इतना प्रॉफिट हो ही जाएगा। तो अब वेदर सारे के सारे ऐसे होते हैं, ये तो आई थिंक मेरे को और आपको कमेंट करना गलत है। कुछ ऑनेस्ट भी होते होंगे, कुछ इस पर्पज़ से भी आते होंगे। और इनसे कैसे बचा जाए, वो तो एक तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपने पर अपने जो लक्षण है उस पर क्लियर होना चाहिए कि भाई अगर आपके चलने पर छाती दर्द हो रही है और कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो डेफिनेटली हार्ट की प्रॉब्लम होने का एक चांस तो है ही है। तो फिर आप जाइए और फिर करिए। लेकिन ये आई थिंक मेरे को कमेंट करना कठिन होएगा कि सारे प्राइवेट डॉक्टर्स जो आते हैं वो इसी पर्पज़ से आते हैं। कुछ मे बी आई डोंट नो, कुछ एक्चुअल में चैरिटी भी करने आते होंगे, ऐसा नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं आइडिया इसका। आपने सर एंजियोग्राफी का जिक्र किया है, तो एंजियोग्राफी की नौबत कब आती है? आजकल लोगों के माइंड में ये रहता है कि स्टंट डालना है, कि एंजियोग्राफी डालना है। तो कई बार ऐसा होता है कि गए थे एंजियोग्राफी करवाने, लेकिन बाद में स्टंट डलवानी पड़ी। तो ये क्या कंफ्यूजन? ये एक्चुअली एक ना माइंड सेट होता है कि मेरी नस खुली होनी चाहिए, है ना, ये एक माइंड सेट है। अगर ये माइंड सेट, अगर ये मन की विचार आपका सच है कि मतलब कि अगर इसमें कोई सच है कि आपकी नस खुली होनी चाहिए, तब तो सबसे पहले एंजियोग्राफी मुझे करानी चाहिए थी, क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल में काम करता हूँ जहाँ पर एंजियोग्राफी मेरे कलीग्स ही करते हैं। तो मैंने उनको बोलना था कि देखो मेरी नस अगर कहीं बंद है तो खोल दो उसको। तो मैंने नहीं कराई है, मैं हार्ट का ही डॉक्टर हूँ। तो इसका अर्थ ही है मैं अपना तो भला चाहूँगा ना, है ना। ये तो एक अजम्पशन लेनी ही पड़ेगी जी कि मैं अगर इसका कोई फ़ायदा होना होता कि एंजियोग्राफी ऐसे कराकर अपनी नस खुलवाने का, तो सबसे पहले तो मैंने अपनी एंजियो करानी थी। कि मैं तो हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मेरे को तो कोई पैसे भी नहीं लगने थे, मैंने तो बोलना था ये सामान बचा हुआ इससे कर दो मेरी एंजियोग्राफी। तो मैंने नहीं कराई। तो इसका अर्थ ये है कि किसी एसिम्प्टोमेटिक, किसी ऐसे व्यक्ति को एंजियोग्राफी नहीं करनी चाहिए जिसको कोई लक्षण नहीं है, ठीक है। अगर आपके लक्षण हैं और वो दवाइयों से ट्रीट नहीं हो रहे, या आपके हार्ट अटैक होने का बड़ा ज़्यादा खतरा है, जैसे कि आपको दर्द बड़े कम चलने पर हो रही है। कई आदमी ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं जी हम 3-4 किलोमीटर चलते हैं तब जाकर दर्द होती है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि जो बोलते हैं कि भाई मैं एक मंजिल ऊपर पौड़ी चढ़ूँगा तो मेरे दर्द हो जाती है। इसका अर्थ है कि उनकी जो रुकावट है, उनकी जो डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जब आपकी रुकावट काफ़ी ज़्यादा है, तकलीफ़ काफ़ी ज़्यादा है, आपकी दर्द बार बार हो रही है, दवाइयों पर भी हो रही है, और आपकी दर्द हार्ट ही की है, और आप में जो रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, दैट मीन्स कि वो अनलाइकली आपकी दवाइयों से कभी ठीक होएगी। ऐसी स्थिति में एंजियोग्राफी करनी पड़ती है। रिगार्डिंग जो स्टेंट का डिसीजन होता है, एक्चुअली ये बड़ा साइंटिफिक डिसीजन होता है। तो अगर आपकी नस नॉर्मल हो या 70% से कम ब्लॉकेड हो तो उसमें नहीं करते हैं स्टेंटिंग। और अगर आपकी उल्टा इसका कि बड़ी गंभीर प्रॉब्लम हो जिसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं, आपकी नसें बड़ी गंदी हैं, उसमें भी यूजली स्टेंटिंग नहीं करते हैं। स्टेंटिंग तब करते हैं कि जब आपकी नस की जो रुकावट है वो है 70% से ऊपर है, लेकिन सेफली उसको खोला जा सकता है।
अनसेफली खोला जा सकता है, रिस्क लेकर खोला जाता है, उसमें भी स्टेंटिंग नहीं करते हैं। अच्छा सर, स्टंट, क्योंकि आप प्रोफेशनल आदमी हैं, डॉक्टर हैं, तो ये जो स्टंट का कोई रेट निर्धारित रहता है, कोई बोलता है कि 1.5 लाख का, कोई 50,000 का, तो है कन्फ्यूजन क्या है? स्टंट क्या भी महंगे का कुछ इस तरह का? नहीं, फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रेगुलेट कर दिया है। जो स्टेंट की कॉस्ट, जो स्टेंट है उसकी कॉस्ट होती है अराउंड 30,000, ठीक है। टैक्स टुक्स, कोई टैक्स विद टैक्सेस देता है, कोई विदाउट, मोर और लेस मोटा मोटा 30,000 विद टैक्सेस। और आपका एक हायर क्वालिटी का आता है, मेरे ख्याल उसकी कॉस्ट 32,000 है। ये 2 क्वालिटीज़ हैं स्टैंड की। लेकिन हाँ, स्टैंड डालने के लिए ना कुछ तारें, बैलून वगैरह, कुछ सामान वगैरह और भी लगता है, जिसकी इकट्ठे मिला के कॉस्ट अराउंड 20,000 आती है। अब गवर्नमेंट सेटअप में तो अराउंड 50-60,000 में ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि एंजियोग्राफी की डाई वगैरह, आप अपनी इस तरह के सिरिंजेस वगैरह मिलाकर आपका इतनी कॉस्ट पड़ती है। ओनली थिंग जैसा होता है कि कभी नस नहीं खुलती है तो उसमें 2 तारों की ज़रूरत पड़ती है, बैलून ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं, उसमें कॉस्ट इंक्रीज़ हो सकती है। अगर सिंगल स्टेंट है, ठीक से खुल गया है, कोई बड़ी मुश्किल नहीं हुई है, तो ये कॉस्ट है। प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑब्वियसली डॉक्टर्स अपने चार्जेस लेगा, वो अपने करने के चार्जेस लेगा, हॉस्पिटल अपने चार्जेस लेगा, इसलिए वो जो कॉस्ट एक स्टेंट को डालने के लिए वो 1.5-2 लाख हो जाती है। तो डॉक्टर अपने पैसे लेगा, हम कैसे लेंगे? और हॉस्पिटल भी 500 रुपये चार्ज करता है, जैसे शिमला, टांडा, और डॉक्टर्स ऑब्वियसली नहीं लेते इसके लिए, तो हमारे तो इतनी कॉस्ट आती है। प्राइवेट में डॉक्टर लेते हैं, डॉक्टर्स का अपनी जो उसकी सर्विसेज हैं, उसकी हॉस्पिटल की सर्विसेज हैं, उसकी कॉस्ट तब इतनी कॉस्ट बनती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ये स्टंट, एंजियोग्राफी और दवाइयाँ खाने की नौबत ही ना आए, हाँ, इसलिए क्या करें इसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है, जो भूख और ज़रूरत में फ़र्क समझें, है ना। भूख जो होती है एक लालच ही है ना, भूख एक लालच है। आपका पेट खाली होएगा और कोई गंदा खाना भी रख दो तो आपकी भूख ख़त्म हो जाएगी। इससे साबित होता है कि भूख एक लालच का एक आम है ना। आपका पेट भरा होएगा और कोई बड़ी स्वाद चीज़ रख दे तो आपको फिर भी खाने का मन करेगा, तो एक तरीके से भूख हुई। वो भूख एक तरीके का लालच के लिए एक अलग वर्ड है। ज़रूरत और भूख में कोई फ़र्क नहीं है। ज़रूरत कुछ और चीज़ है, आपकी शरीर की ज़रूरतें बड़ी कम हैं। आप अगर हिलते ही नहीं हैं, ज़्यादा सैर ही नहीं करते हैं, तो आपके पूरे दिन में कोई हार्डली कोई 2-3 चपातियाँ सवेरे और शाम की मिलाकर, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, हमारी जो लालच और भूख है उसके कारण हम मेरे ख्याल खाना इतनी 3 चपातियाँ सवेरे खाएंगे, फिर कुछ मीठा खा लेंगे, फिर दिन के टाइम को मिठाई खा लेंगे, फिर दाम खाएंगे, फिर शाम को खा लेंगे। तो हमारी जो ज़रूरत और भूख में जो फ़र्क आ गया, अंतर आ गया ना, ये ख़त्म करना और इसको जानना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, मुझे लगता है कि मैंने सुना है कि हम कई बार तो घर परिवार में कि भाई भूख लगी है, रोटी तो इतनी खाएगी। अब रोटी से तो पेट भरेगा, पर उनको ये नहीं पता कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा। नहीं, अगेन ये एक फिर से एक गलतफहमी है कि हमारे को भूख लगी है और भूख हमारी ज़रूरतें दर्शा रही हैं, नहीं ज़रा रही हैं। भूख तो एक सब्जेक्टिव फीलिंग है। मैं आपको अभी एग्जांपल दिया कि अगर आपको बड़ा भूख लगी हो और बड़ा गंदा बेस्वादा खाना बनाओ, आप नहीं खा पाएंगे बहुत ज़्यादा। और उल्टा भी है उसका कि आपका पेट अगर भरा होएगा और कोई स्वाद खाना रख दें तो आप फिर से खा लेंगे। तो भूख और ज़रूरत का आपस में कोई मेल नहीं है। भूख एक सब्जेक्टिव फीलिंग होती है, एक आपकी एक तरीके की फीलिंग है कि भाई हाँ, मैंने ये खाना खाना है। लेकिन अगर ना खाओ तो आपको कुछ होएगा थोड़ी, क्या होएगा? आप नहीं खाएंगे, कुछ नहीं होएगा। खा कर ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। भूखा तो मैंने तो सुना ही नहीं है कोई आदमी जो भूखा आज तक किसी को कुछ हो गया हो, कि इसने खाना नहीं खाया तो ये गिर गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। एनर्जी लेवल बरकरार रहे शरीर का, उसके लिए क्या करना चाहिए? जो एनर्जी लेवल होती है वो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा फैट स्टोर्ड होती हैं, और पानी और नमक जो होता है वो आपको ऐसे, मतलब कि हमारी जो, अगर आप फास्टिंग भी रहें, जैसे अगर आप एक दिन खाना ना खाएं और अगले दिन अगर आप अपनी शुगर करते हैं, जैसे आप करते ही हैं, रात के टाइम आप 8 घंटे भूखे रहते ही हैं, 9 घंटे, तो आप सुबह अपनी, ऐसे थोड़ी होता है कि आपकी शुगर बिल्कुल लो होती है, नॉर्मल होती है शुगर, आपकी बॉडी आपकी शुगर मेंटेन करता है। ये हमारा गलत फहमी है कि अगर खाना नहीं खाएंगे तो शुगर लेवल्स कम हो जाएंगी। नहीं, इनफैक्ट उल्टा होता है कि अगर हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाएं तो वो जो एक्स्ट्रा खाना है वो फ़ैट की तरह हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। अच्छा, जो हमारे दर्शक हैं, मुझे लगता है कि हार्ट से जुड़ी बीमारी के लोग भी देख रहे होंगे, तो उनको क्या करना चाहिए ताकि वो रिलैक्स फील रहें और बहुत जल्द उनकी ये बीमारी ठीक भी हो? पहली इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रिवेंशन नंबर 1 है। आप एक बार बीमार हो गए, आपके हार्ट की नस बंद होगी, तो जैसे आप बता रहे हैं वो 1.5-2 लाख का स्टेंट, ऐसे बाईपास वगैरह जो भी है वो
आपकी एक बार बीमारी होगी फिर तो उसी के बीच में ही आप चक्कर काटेंगे कि मेरा ये कर दो, मेरी अब दर्द हो रही है, अब मेरी। तो फर्स्ट स्टेप इज़ कि प्रिवेंशन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं, मोटापा, डायबिटीज़, आपकी ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग को बंद करें और कोलेस्ट्रॉल, इसी को सबसे पहले कंट्रोल करें। इसको कंट्रोल करने के लिए 2 कंपोनेंट्स हैं, एक डाइट और एक एक्सरसाइज का। डाइट के लिए आपकी डाइट बिल्कुल सिंपल सादी होनी चाहिए और कम मात्रा में होनी चाहिए, और जो आपके एक्सरसाइज है वो कम से कम 45 मिनट्स पर डे तेज़ स्पीड में चलना होता है। मतलब कि टहलने को एक्सरसाइज नहीं माना जाता। हाँ, एक और कॉमन बात लोग बोलते हैं कि हम पूरे दिन काम करते रहते हैं, वो जो काम करना है उसको एक्सरसाइज नहीं गिना जाता। एक्सरसाइज होता है कि आप इस काम के अलावा अपने 45 मिनट्स या 30 मिनट्स निकाल लें और तेज़ तेज़ चलें। ये अलग चीज़ होती है। आप ये क्लेम नहीं कर सकते जैसे लेडीज़ क्लेम करती हैं कि हम पूरे दिन घर का काम करती हैं। बात ठीक करती हैं, काम करती हैं वो चाहे, लेकिन जो हार्ट से रिलेटेड जो आपकी जो एक्सरसाइज है वो उससे अलग होती है, उसमें पसीना निकलना होता है। तो तेज़ चलेंगे तभी तेज़ उसको चलेंगे। एक्सरसाइज माना जाएगा। तेज़ चलने को एक्सरसाइज माना जाएगा। हाउस होल्ड वर्क, ऑफिस वर्क, इसको काम नहीं माना, इसको काम माना जाता है लेकिन हार्ट के लिए काम नहीं माना जाता है इसको। तेज़ चलना पड़ेगा ताकि तेज़ चलना पड़ेगा, बॉडी की मूवमेंट हो। हाँ तेज़ चलना पड़ेगा। और इसके अलावा सर मोटापा ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? अगेन वो डाइट इम्पॉर्टेंट है। आपको देखिए, अगर आप हफ्ते में 2 बारी अगर आपने बाहर खाना खा लिया तो एक तरीके से आप कोई परहेज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कोई परहेज़ कर ही नहीं रहे हैं। अगर आपने हफ्ते में 2 बारी बाहर खाना खा लिया, 2 धामें खा ली हफ्ते की, तो आप चाहे बाकी दिन भूखे भी रहें तो आपकी परहेज़ खत्म हो। आज कंट्रोल हो सकता है सर मोटापा क्या? हाँ, मोटापा कंट्रोल होता है, उसके लिए थोड़ी मोटिवेशन चाहिए होती है। और उल्टा भी होता है कि अगर आप मोटापा टाइम पे कंट्रोल ना करें तो जो आपकी ना लाइफ की क्वालिटी बड़ी गंदी हो जाती है। आप एक टाइम पर जैसे हॉस्पिटल नहीं आ पाएंगे, अपनी पर्ची भेजेंगे, फिर पता लगता है कि वो बाथरूम भी नहीं जा पाते। ओल्ड एज में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरे ख्याल सबको रियलाइज़ करना चाहिए कि जो आप, ऐसा नहीं है कि आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखते, सब रखते होंगे, लेकिन ओल्ड एज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सहारा होता है वो अपने आप ही होते हैं। अगर आप सेल्फ रिलायंट हैं, अपने आप को बाथरूम तक नहीं ले जाने लायक रहेंगे, आप इतने मोटापा हो गया कि आप बाज़ार नहीं जा पाएंगे या किसी से मिलने नहीं जा पाएंगे, तो आप वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, जो आपकी ज़िंदगी होगी, वो बड़ी गंदी होगी। आप क्या करेंगे? पूरे दिन एक कमरे में बैठे रहेंगे और आपको और मोटापा होएगा, खाते रहेंगे, कोई तंग ही हो जाएगा किसी दिन आपको कि बोल देगा कि भी नहीं आपसे टॉयलेट नहीं जाता है ऐसे। तो आई थिंक क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए मोटापा नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, कुछ लोग जो मोटापा ख़त्म करने के लिए दवाएं भी खाते हैं, क्या वो सही है? हाँ, ये जो दवाई होती है ये एक गंदे बुरे पेशेंट्स के लिए तो है बनी हुई। जो आप इस बात को नहीं मानेंगे तो एक है मेडिसिन जैसे जो फैट को अब्जॉर्ब होने के लिए, कि जो हमारे खाने में फ़ैट्स हैं उसको हजम नहीं होने देती। तो इस तरह की दवाइयाँ होती हैं, लेकिन इतने बुरी अपने आप साथ क्यों करने की? आपने फ़ैट खाई, उसको हजमा नहीं होने देना, बदहजमी करनी और फिर उसके बाद पतले होना। उससे अच्छा तो वो खाओ ही ना वो फ़ैट, बेस्ट तो खाओ ना और एक्सरसाइज करें। अच्छा मुझे ये बताओ लास्ट में कि चंबा मिलेनियम पीपल्स सोसाइटी की ओर से 8 साल से जो काम किया है उसका कितने लोगों को बेनिफिट मिल पाया है? मैं पहले तो अपनी सोसाइटी, मेरे उसके मेंबर्स हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतना अच्छा कैंप ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इतने एफ़र्ट्स करते हैं ये सारे लोग। मैं इसलिए नाम नहीं लूँगा क्योंकि एक तो मेरे से पूरे नाम लिए नहीं जाएंगे, कोई मिस ना हो जाए, लेकिन सारे के सारे बहुत हार्ड वर्किंग, सारे के सारे बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड मेरी वो है, और मैं भी उसका मेंबर हूँ ऐसे तो, और आई होप कि बेनिफिट मिलता हूँ। इसलिए मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा कि कितना बेनिफिट मिला, क्योंकि मैं खुद इसका सोसाइटी का मेंबर हूँ। मैं तो विश प्रे करूँगा कि इसका बेनिफिट मिलता हूँ, और नहीं मिलता तो हमें ही सजेस्ट करिए कि क्या करना चाहिए जिससे ये बेनिफिट। मुझे लगता है बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी ये है दिक्कत कि ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं हार्ट के। नहीं, ये एक अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम कैंप करते थे तो उन हार्ट के पेशेंट्स की जो परसेंटेज होती होगी वो 30-40 होती होगी। आजकल मेरे ख्याल 90% मेरे ख्याल जो पेशेंट्स मैंने 3 डेज़ में देखे हैं तो वो हार्ट के पेशेंट हैं। तो एक चीज़ तो आप कह सकते हैं कि मेरा ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया है, क्योंकि पहले हाँ बिल्कुल फ़ायदा। और मुझे लगता है कि अब आपकी तरफ से एक चंबा वासियों को मैसेज भी हो जाए ताकि इस मैसेज का वो बेनिफिट भी ले। ये मोटरसाइकिल्स और जो स्कूटर हैं, हमारा इतना सुंदर शहर है, हेरिटेज टाउन है,
मैंने कई जगह सच में देखे हुए अच्छे अच्छे हेरिटेज टाउन्स, तो वहाँ पर मोटरसाइकिल साइकिल्स वगैरह तो उस टाउन में अलाउड ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि शिमला ही है, शिमला में मॉल रोड और वगैरह खाली है। जो भी वहाँ पर ओल्ड आदमी रहता है, जो भी वहाँ पर व्यक्ति हैं वहाँ पर, वो दे आर लिविंग, वो वहाँ रह ही रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई कि उनकी लाइफ ही ख़त्म हो गया कि भाई मोटरसाइकिल्स नहीं आने देते मॉल रोड पर, रिज पर। तो चंबा में एक हम एरिया या एक टाइम क्यों नहीं बना सकते जिसमें ये मोटरसाइकिल्स और स्कूटर वगैरह बंद ही करो और व्हीकल्स को लाना बंद करो। और सेकेंडली साइकिलिंग का ये कल्चर पूरी दुनिया में फैला हुआ है, चंबा में साइकिल दिखी नहीं मुझे कोई। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।